good morning students, welcome to adaptive learning. Today we'll start with mitosis. So my first video was on the terminology on cell division, and we have in that video we have also covered the structure of cell, centrioles क्या होते हैं, karyokinesis क्या होता है, cytokinesis क्या होते हैं. I think right now it's a time to start with माइटोसिस, अ सेल डिवीजन. फर्स्ट जो पहला सेल डिवीजन हम सीखने वाले हैं दैट इज माइटोसिस. अब माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का पहला डिफरेंस, जो माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो पहला डिफरेंस था वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है. अगेन आई एम रिपीटिंग. कौन से सेल माइटोसिस करेंगे? सोमैटिक सेल और स्टेम सेल. माइटोसिस क्यों जरूरी है? माइटोसिस जरूरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. पहला एक पॉइंट है. ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. आपके सेल, आपकी जो ग्रोथ हुई है फ्रॉम व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, राइट नाउ यू आर इन 10th, तो जो बॉडी की जो ग्रोथ हुई है उसमें कौन से टाइप का सेल डिवीजन है? माइटोसिस. एंड यस, जब बॉडी को रिपेयर करना होता है तो भी माइटोसिस की जरूरत होती है. यहाँ पर माइटोसिस में आई वांट टू ऐड वन पॉइंट. माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, एक पेरेंट सेल होगा और डॉटर सेल्स बनने वाले हैं, वो सब एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे एकदम, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं. पेरेंट सेल से भी आइडेंटिकल होगी डॉटर सेल, और मान लीजिए एक सेल से दो डॉटर सेल्स बने तो वो दोनों भी एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगी. अगेन माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इक्वेशनल डिवीजन. व्हाई इट इज एन इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज मान लीजिए आपके सेल में जो पेरेंट सेल है, अगर उसमें 16 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी, दोनों डॉटर सेल में 16 क्रोमोसोम ही होंगे. द टर्म माइटोसिस मीन्स थ्रेड लाइक एंड इट इज गिवन बाय वॉल्टर फ्लेमिंग. ओके, सो ये एक माइटोसिस का इंट्रोडक्शन हो गया. तो लेट्स स्टार्ट विथ कि अब आगे क्या होने वाला. माइटोसिस में दो स्टेप होने वाले. पहली बार एक कैरियोकाइनेसिस होगा, एक साइटोकाइनेसिस होगा. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन है एंड साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है. तो कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी. उसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. तो हम इंडिविजुअली भी पढ़ने वाले हैं. उसके बाद साइटोकाइनेसिस. तो पहला स्टेप क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस. नाउ आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट इंटरफेज, रेस्टिंग फेज. इसमें क्या होगा कि जो सेल है वो, उसको पता चल चुका है कि उसको क्या करना है? सेल डिवीजन. क्या करना है? अभी सेल डिवीजन करना है उसको. तो वो क्या करेगा? मैंने क्या कहा था? खुद को तैयार करना स्टार्ट करेगा. और दो चीजें मैंने बताई थी, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे. तो अब इंटरफेज में जब आपका सेल इंटरफेज में होगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है? इंटरफेज में देखो, ये जो ब्लैक कलर का जो राउंड मैंने बताया, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर एग्जाम ऑल्सो. ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाने हैं. एंड यस, इफ द क्वेश्चन इज कमिंग फॉर डिस्क्राइब और एक्सप्लेन माइटोसिस, माइटोसिस के बारे में लिखना इज उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डायग्राम. विदाउट डायग्राम यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले. तो दैट्स वाई आपको इन दिस, मतलब बायोलॉजी और साइंस के जो साइंस 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, वेन एवर इट इज नेसेसरी यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. तो यहाँ पे क्रोमोसोम, अभी सेल को पता चल चुका है कि भाई मुझे तो डिवीजन करना है. तो इंटरफेज में क्रोमोसोम कैसे हैं और कैसे पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, लेट्स सी. ये क्या हो गया? जो ब्लैक कलर का राउंड मैंने बनाया दैट इज अ सेल. जो पिंक कलर की एक लाइन दिख रही है दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये स्ट्रक्चर, ये पॉइंट्स अभी समझो, क्योंकि आगे चलकर जब मैं प्रोफेज और एनाफेज एक्सप्लेन करूंगी यू विल गेट कंफ्यूज. तो जो ब्लैक कलर का ये जो लाइन दिख रहा है दैट इज अ सेल. सेल मैंने दिखाया. उसमें मैंने जो लाइट पिंक कलर की है दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज न्यूक्लियोलस. ये अब यहाँ पे क्रोमैटिन है. क्रोमैटिन मैंने क्या बोला था? उलझा हुआ स्ट्रक्चर. अभी सेल डिवीजन होने वाला है. ये खुद को अभी इसी रूप में उसने खुद को डुप्लीकेट कर लिया है. वो स्टार्ट कर चुका है अपनी प्रिपरेशन. तो इंटरफेस में
जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो वो ऐसे दिखता है। तो माइटोसिस का पहला, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप, ये कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया, तो प्रोफेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स। तो मैंने क्या बताया था, क्रोमेटिन था इंटरफेज में, उसने स्ट्रक्चर को और कंडेंस किया तो क्या बना, क्रोमेटिड, और उसके बाद बन गए क्रोमोसोम। दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, they start to appear along with their pair of sister chromatins। sister chromatins समझा था, तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे अब एक बात याद रखो कि जो डुप्लीकेशन है, अब समझ लीजिए यहाँ पे देखो एक ग्रीन कलर का दिख रहा है ये, और ये एक्चुअली एक ब्लू कलर, यही दो क्रोमोसोम से हमने सेल, मतलब जो सेल है ना उसके पास एक ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का, ऐसे दो क्रोमोसोम से, मतलब 1 और 2। तो पहले क्या वहां पे हुआ, वहां पे डुप्लीकेशन हो गया, डीएनए को डुप्लीकेट किया, तो इसीलिए 4 दिख रहे हैं। बट 4 क्या है, डुप्लीकेटेड है, एक ग्रीन और एक ब्लू। कलर में मैं इसलिए जा रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्या बोलना मैं चाह रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेट हुआ, तो आप देख सकते हो कि ग्रीन और ब्लू है, और उसके साथ एक क्रोमोसोम, उसका एक एक्स्ट्रा जोड़ी उसके साथ दिख रही है, मतलब डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, कंडेंसेशन हो चुका है, तो क्रोमोसोम आपको दिखने लगा है। और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो गए हैं, हो चुके हैं, एंड दे स्टार्टेड मूविंग टू द अपोजिट पोल। तो यहाँ पे प्रोफेज को क्या एक्सप्लेन करोगे, प्रो मतलब फर्स्ट, फेज मतलब स्टेज। इसमें डीएनए डुप्लीकेट हुआ है, अगर इंटरफेज में देखोगे तो यहाँ पे तो 2 ही कलर दिख रहे हैं ना, मैंने क्रोमेटिन्स को किन 2 कलर से दिखाया है, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये दोनों से उधर ही वो डुप्लीकेट हो गए, और देखो यहाँ पे डुप्लीकेट दिखने लगे, तो 4 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, डोंट गेट कंफ्यूज, एक डुप्लीकेटेड है, तो ये ग्रीन और ये ब्लू इस सेल में था, और ये इसके 2 डुप्लीकेटेड फॉर्म आपको दिख गए। तो प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, एंड देन दे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, अब क्या होगा, मेम्ब्रेन क्या होगी, धीरे धीरे डिसअपियर होने चालू करेगी, और आपका जो न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर चुका होगा। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो चुके हैं, और अपनी तरफ वो अपोजिट मूव की तरफ, अपोजिट साइड जो सेल है उसके अपोजिट दो पोल है उनकी तरफ उन्होंने मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है। So that is प्रोफेज। नाउ कमिंग टू मेटाफेज। मेटा मतलब इक्वेटोरियल, मतलब इक्वल, बीच में आना, मिड में। तो यहाँ पे यू हैव टू राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है इस स्ट्रक्चर में। That's why I'm telling कि when you will draw this diagram in your notebook, these things writing about these phases like anaphase या metaphase के बारे में लिखना और आसान हो जाएगा, because from that diagram only you will understand कि क्या structure में changes आए। तो क्या यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, नहीं, तो यहाँ पे वो दोनों बिल्कुल तरीके से पूरी तरह गायब हो चुके। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन, तो यहाँ पे देखो सबके सब अरेंज हो गए, और ये जो सेंट्रियोल्स थे उनसे क्या निकले, स्पिंडल फाइबर। हमेशा अपने डायग्राम पे ये जरूर दिखाना कि वो स्पिंडल फाइबर नॉट ओनली दे आर अटैच्ड विद सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर याद आया, सेंट्रोमियर से भी वो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, और दोनों सेंट्रियोल्स भी एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर के थ्रू ही कनेक्ट होंगे। See, I have shown you here. You will zoom this diagram. You can see कि यहाँ से लेकर एक कनेक्शन यहाँ पर भी है, और इन सबके सेंट्रियोल्स पे भी है। Spindle fibers are formed between the centromere of each chromosome and both the centrioles. तो ये हो गया। तो प्रोफेज में क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, सब हो गया, वो लोगों ने डुप्लीकेट कर लिया था खुद को, सेंट्रियोल्स अपने मूव अपोजिट में चालू किया। अब मेटाफेज में क्या हुआ, सबने खुद को
इक्वेटोरियल प्लेन पे खड़ा कर लिया। नाउ कमिंग टू माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था, जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे क्रोमैटिन्स छूट जाते एक दूसरे से। So that's what I have written. Centromere split, sister chromatids of each chromosome separate. They are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fibers. क्यों? क्योंकि वही स्पिंडल फाइबर ने के सेंट्रोमियर से अटैचमेंट की थी। तो जैसे ही अब ये क्या करेंगे, जैसे ही सेंट्रोमियर एक दूसरे का वो लोग ने स्प्लिट किया, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पकड़ो कि ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पे स्पिंडल, तो उसने क्या किया, स्प्लिट हुए सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर की तरफ के वजह से वो लोग एक दूसरे से पुल्ड अपार्ट स्टार्ट हो गए। नाउ ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल। तो नाउ एज इफ यू कैन जूम, लेट मी जूम दिस डायग्राम। यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, वो दोनों एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गए। दैट इज नथिंग बट एनाफेज। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज। एना मतलब शॉर्ट, फेज मतलब स्टेज। देन सबसे एंड में आएगा टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा कि अब ये सब साइड में मूव होना स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एक फुरो फॉर्मेशन होगा। इन केस ऑफ प्लांट वो क्या, सेलुलोज की प्लेट बनती है और सेपरेशन होता है। अब उसमें अगेन क्या होगा, टीलोफेज में अगेन आपके सेंट्रियोल और ये जो सेंट्रियोल जो है वो अलग, दो डॉटर सेल बनने वाली है, दोनों को दो दो दे देंगे, एक एक दे देंगे। उसके बाद क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे ही डिवीजन हो चुका है, यहाँ पर ही डिवीजन हो चुका है, मूवमेंट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, यहाँ पे टीलोफेज में क्या आएगा, यहाँ से ब्रेक स्टार्ट होगा, यहाँ से ब्रेक स्टार्ट होगा, जो मैंने टीलोफेज में डायग्राम बनाया। तो हर सेल के पास देखो, एक ग्रीन वाला, दो ग्रीन और ये। तो अब माइटोसिस में क्या, जो माइटोसिस का टीलोफेज उसमें क्या होगा कि अब प्यूरो फॉर्मेशन होगा। प्यूरो फॉर्मेशन का ये है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, और प्लांट में क्या होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल क्या होगा, एक डीप, जो आपकी एक ब्रेक जो बोलते हैं ना, फोरो फॉर्मेशन होता जाएगा और वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आएगा, जैसे इसमें आ रहा है। इन अलोंग विद दैट अब क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं दो डॉटर सेल में, तो वो लोग क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो फिर से डीकंडेंसेशन होगा और आपके सेल को फिर से वो उलझा हुआ स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, वो फिर से उसी डीकंडेंस फॉर्म में आ जाएगा हियर। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, दोनों सेल्स अलग हो जाएंगे। तो टीलोफेज इज अ टर्मिन, मतलब उसको एंड फेज है। इधर सेल को अब दो डॉटर सेल मिलेंगे। अब माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? यू हैव स्टार्टेड विथ वन ग्रीन एंड वन ब्लू, दो क्रोमोसोम थे, ठीक है, और यहां पे जब डिवाइड हुए तो सी 1 2, तो ये तो एक ही बनाया, वन ग्रीन बना देगा एक, और ये एक ब्लू बनाएगा। तो मतलब जो दो डॉटर सेल्स थी उनके पास भी उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है जितने पेरेंट सेल के पास थे। इफ लेट मी गिव यू अब फिर से वन अगेन, एक फिर से एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। एक था आपके पास, ये यही था, एक ब्लू था, और उसके बाद एक ये था, यही सेल थे। इन्होंने क्या किया, खुद को डुप्लीकेट किया। यस, तो डुप्लीकेट करने के बाद क्या बने थे, ऐसे ही एक बने। तो डुप्लीकेट को तो आप काउंट नहीं करोगे, डिवीजन हो गया, डॉटर सेल मिल गई। अब डॉटर सेल को मैं बोल रही हूँ ऐसे ही मिली,
ओके, नाउ इट्स राइट. सो यू हैव स्टार्टेड विथ वन ग्रीन एंड वन एक ब्लू क्रोमोसोम. कलर के कॉम्बिनेशन में मत जाओ, दो थे, ठीक है. उन्होंने खुद को डुप्लीकेट किया, फिर प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस पे आए और एट द एंड दो डॉटर सेल्स मिले जिनके पास सेम थे. तो आई कैन से ना कि इक्वेशनल डिवीजन है और दोनों सेल्स के पास सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है. So that's why mitosis is an equational division. So let's revise mitosis again. Mitosis दो पार्ट्स में होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. जो एडिशनल लाइन है, अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो जो एडिशनल लाइन है, सोमैटिक सेल, स्टेम सेल में होना, इक्वेशनल डिवीजन होना, ग्रोथ ऑफ द बॉडी. Mitosis is required for growth of the body, for wound healing as well as for asexual reproduction. इसके लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. माइटोसिस अकर्स इन टू स्टेजेस, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस को फिर से चार पार्ट में दिया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रोफेज में क्या हुआ होगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए और वो लोग अपने दो सेल के अपोजिट साइड में मूव होना चालू हो गए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होने लगे, धीरे धीरे डिसअपियर होने स्टार्ट हो गए. मेटाफेज में क्या हो गया, सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस पूरी तरह गायब है और क्रोमोसोम ने खुद को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लिया. एनाफेज शॉर्ट फेज है, उसमें क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई और जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई सिस्टर क्रोमैटिन्स अलग हो गए और वो खींचे जाने लगे किसकी हेल्प से, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से. टेलोफेज में क्या हुआ, फुरो फॉर्मेशन हुआ और फुरो फॉर्मेशन मतलब फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर एक डीप एक बनता गया, जिससे क्या हुआ, बाद में दो डॉटर सेल आपके हाथ में आए. पर उसमें उसके पहले क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ. तो क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के ऑर्गन्स भी तो उसको देने पड़ेंगे ना, सॉरी स्ट्रक्चर्स तो उसको देने पड़ेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेंट्रियोल्स, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो वो सब उसको दिया और माइटोसिस खत्म हो गया. माइटोसिस में हमने दो क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था. हमें डॉटर सेल भी दो जो मिले उनमें भी दो क्रोमोसोम्स थे. So that's why it is an equational division. जितना आप स्टार्टिंग में लोगे माइटोसिस में उतने ही आपको डॉटर सेल मिलेंगे. सी इन ह्यूमन, इन अस there is a 46 chromosome I can say. So 23 पेयर थे हमारे पास. अगर मुझे आपको माइटोसिस एक्सप्लेन करना है तो क्या मैं वो 23 अगर मैं हर एक्सप्लेन करते बैठूंगी, 23 का एग्जाम्पल अगर मैं एक सेल में ड्रॉ करते बैठूंगी, वेरी tedious and very confusing for you also. So that's why today I have taken the example of two chromosomes in a cell and then I have divided using karyokinesis, cytokinesis, and at the end I got the daughter cell containing the same number of chromosome as of its parent chromosome, sorry parent cell. सेम क्रोमोसोम थे नंबर उसके. तो यहाँ पे आप अगर 4 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आप नंबर क्रोमोसोम लोगे माइटोसिस के केस में, इफ यू आर शोइंग दैट या दिस सेल इज गोइंग थ्रू माइटोसिस का सेल डिवीजन, तो या यू हैव टू शो इक्वेशनल है. अगर 4 क्रोमोसोम स्टार्टिंग में लिया है तो डॉटर सेल में भी 4 ही आने चाहिए. टुडे आई हैव टेकन 2 cells, so my daughter cells are also containing 2 chromosomes. My daughter cells are containing 2 chromosomes as well as so both, and they are identical to each other. That is the speciality of mitosis. Mitosis में क्या होगा, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम लोगे, मान लीजिए 2 लिए तो डॉटर सेल जो बनेंगे 2 ही क्रोमोसोम. Equational division. So homework for you all, that you have to draw such diagram in your notebook in order to understand mitosis very well. See, today I have explained you mitosis. You may get many doubts after that also, but what I request, आप पहले डायग्राम बनाओ. ये जब डायग्राम आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, then start writing about its explanation. अभी क्वेश्चन 10th के एग्जाम में जब आएगा तो इसके लिए मैं आपको एक
ट्रिक कैसे दूंगी, कैसे इसको लिखना है। अगर एक पेज है बुक का, जो आपके आंसर शीट का पेज होता है, राइट अबाउट प्रोफेस एंड ऑन द राइट हैंड साइड ड्रॉ द डायग्राम। तो एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, ये राउंड बना के पहले डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बना लोगे तो आंसर जो उसके प्रोफेस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत आसान हो। So that's why in my last concluding slide I am telling you, I am requesting you all that you should just draw पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसके बाद उसको पढ़ो और मेरी इस वीडियो को फिर से देखो। उसके बाद भी डाउट्स आए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड माइटोसिस वेरी वेल, बिकॉज मियोसिस इससे भी एक स्टेप आगे है। इसको पहले डायग्राम बनाओ, दैट इज द होमवर्क। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विथ मियोसिस एंड उसके पहले ये डायग्राम बना के एटलीस्ट माइटोसिस को पूरी तरह क्लियर रखो। थैंक यू।